हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आए? तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस दृष्टि पे। तो आज के सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के सेशंस में हम करने वाले हैं आपके इंग्लिश बुक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है MVVI यानी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं। तो आपको इस सेशंस को भूल कर भी एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं इंग्लिश में कमजोर हूँ या अगर हमें इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाना है, तो आपको दोनों तरीके से ये क्वेश्चंस को देखना है, ताकि आप यहाँ से एक अच्छा नंबर स्कोर कर सको। तो आइए हम उस नंबर को करते हैं स्कोर। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में लाया कि व्हाट टेम्पटेड फ्रांस टू रन अवे एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ द डोर। यानी जो फ्रांस था, मतलब वो टेम्पटेड पुलिस क्या करता था एंड रन अवे द स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर्स। तो जो फ्रांस है इसकी कहानी इसमें क्या था लास्ट, मतलब इसमें तो इसमें कहा जा रहा है ना, ये फ्रांस था, उसकी जो पढ़ाई लिखाई से उतनी ज्यादा बनती नहीं थी। यानी इसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, इंटरेस्ट नहीं था। तो देर से स्कूल जाना, होमवर्क ना करना, ये सब यही सब करता था फ्रांस। तो उसी को आपको डिफाइन करना है। तो बताइए क्या था। तो इट वॉज सो वार्म एंड द ब्राइट, द बर्ड वेयर चिरपिंग। मतलब फ्रांस को क्या पसंद था वही आपको यहाँ पे डिफाइन करना है कि वो अपना बाहर क्या मतलब वो चाहता था। इट वॉज सो वार्म एंड द ब्राइट, मतलब बहुत गर्म और चमकदार। द बर्ड्स वर चीपिंग in the open field. Persian soldiers were darling. These things were tempted him. It is more tempting than school. यानी जो फ्रेंड फ्रांस था उसको क्या आकर्षित करती थी, मतलब अपने दिन को आउट करने के लिए स्कूल से। अच्छा, तो यही सब थी कि मतलब उसको प्रकृति बहुत ही पसंद थी। तो बाहर जो भी पक्षियाँ मतलब का चहचहाना और ओपन, ये सारे पर्शियन फील्ड्स थे और शोल्डर वाज ड्रिलिंग, जो अपने शोल्डर प्रैक्टिस कर रहे थे। दीज थिंग्स वेर टेम्पटेड हिम, मतलब उसके जो ये सारी जो चीजें थी वो उसके दिमाग मतलब आकर्षित करती थी। इट्स इज मोर टेम्पटिंग देन स्कूल्स, यानी ये ही जो चीजें थी उसको स्कूल से ज्यादा अपनी ओर क्या करती थी, आकर्षित करनी थी। तो बस आपको इसमें मेन चीजें याद रखना यही कि द बर्ड वेर चिपिंग, यानी मतलब एक नेचुरल तरीका से, एंड ओपन फील्ड पर्सियंस, और आपको ये भी डाल देना है कि शोल्डर वेल्डनिंग, जहाँ पे अपने शोल्डर से वो प्रैक्टिस करते थे। तो ये थे जब फ्रांस को क्या चीजें पसंद थी, मतलब उसको क्या चीजें आकर्षित करती थी। भाई पढ़ाई लिखाई से उसका तो बनता नहीं था, तो कौन सी चीजें उसको अपनी ओर आकर्षित करती थी। तो बस आपको इतना बताना था। फिर यहाँ से लिखा जा रहा है कि व्हाट वाज द ऑर्डर दैट्स कम फ्रॉम बर्लिन। इसी से है कि मतलब बर्लिन से क्या ऑर्डर्स आया था। अब यहाँ पे ऑर्डर्स क्या आया था, तो देखिए यहाँ से जो मतलब बर्लिन से ऑर्डर्स आया था, यहाँ से जो भी थे जर्मन, यहाँ से फ्रांस जो भी थे उनको बंद करना था स्कूलों में। जर्मन स्टूडेंट टॉट यहाँ से मतलब केवल यहाँ से यही पढ़ाई जाएंगी और बाकी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो वही आपको लिखना है कि एन ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। इट said that only German would be taught in the schools of Elas and Lawrence। यानी केवल जो जर्मन्स है वो ही एलास और लॉरेंस के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। यही ऑर्डर आया था बुलेटिन बोर्ड्स पे बर्लिन से। द टीचिंग ऑफ द फ्रेंच हैड बी स्टॉपेड, यानी जो फ्रांस था ना, मतलब जब फ्रांस और जर्मनी से युद्ध चल रहा था, तो जब फ्रांस हार गया था तो वहां से बर्लिन से मतलब आता है यहाँ से बुलेटिन वर्ड कि अब जो फ्रांस फ्रांस फ्रेंच भाषा है वो यहाँ पे पढ़ाई नहीं जाएगी, उसकी जगह पे यहाँ पे केवल और केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी लॉस और लैरिंग के स्कूल में। यही था, मतलब बुलेटिन बोर्ड पे लिखा हुआ आया था बर्लिन के ओर से। तो आपको यही ऑर्डर याद रखना है कि यहाँ से मतलब फ्रेंच भाषा को हटा दिया गया था और उसकी जगह जर्मन भाषा को क्या करना था, पढ़ाना था। फिर इससे ये भी क्वेश्चन आता कि एच हैमल्स का मतलब फ्रेंच, अभी वो क्वेश्चन आ जाएगा कि फ्रेंच भाषा से के प्रति मतलब क्या चीजें थी, वो फ्रेंच भाषा से क्या बताए थे लोगों को, क्योंकि एच हैमल जो होते हैं वो बहुत ही अच्छी फ्रेंच पढ़ाते थे। अब उन्होंने अभी तक बच्चों को इसमें क्या पूरी अच्छी तरीके से पढ़ा भी नहीं था, तब तक बुलेटिन बोर्ड आ जाता है कि यहाँ से फ्रेंड्स को हटा दी जाए। और हमारे जो फ्रेंड्स थे उनको तो अभी पूरी अच्छी तरीके से वो सीखे भी नहीं थे, तो फिर जब ये हटता है ना तो उनको दुख भी होता है कि अभी मैं ये सारी चीजें अच्छे से सीखा भी नहीं था और ऑर्डर रह गया इसे हटाने का। तो देखिए क्वेश्चन आ ही गया कि व्हाट डज एच हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। यानी जो एच हैमल थे वो हमने मतलब फ्रेंच भाषा पे क्या कहे, मतलब क्या कहे उसके बारे में क्या कहे। तो
यहाँ से आपको डिसाइड करना है, ये थोड़ा सा कट आउट है। देखिए हमने यहाँ पे कट आउट इसलिए किया कि अगर आपसे भी अगर बाय द वे एग्जाम्स में गलती हो जाती है, तो अगर मतलब आपको ये नहीं करना कि हाँ उसे हम कई बार काटें, आपको ऐसे काटना है कि वहां से दिखे भी ना और वो कटा हुआ भी हो, कि मतलब ज्यादा ओवर कटा हुआ ना देखे, लेकिन अगर वो ध्यान से भी देखे तो हाँ बच्चे में से गलत है तो काटा भी है। तो अब यहाँ से देखिए लिखा गया है कि एच हेमल सेज दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द clearest and the best logicals, so they must guarded it among them and the never forget it। यानी वो फ्रेंच भाषा को कहते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही क्लियरेस्ट है, बहुत ही मतलब अच्छी भाषा है, मतलब एकदम बेस्ट लॉजिकल भाषा है। फिर उसके बाद सो दे मस्ट गॉड इट एमंग देम एंड दे नेवर फॉरगेट इट, इसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें इसे सुरक्षित रखना चाहिए। वो अपनी फ्रेंच भाषा के क्यों फ्रेंच प्रोफेसर रहते हैं, तो वो फ्रेंच के लिए मतलब उनकी जो भावना होती है वो बहुत ही अलग होती है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया आपके पास कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी जो फिरोजाबाद में क्या चीजें बनती थी जो कि फेमस थी फिरोजाबाद के लिए। तो आपको पता है फिरोजाबाद में बैंगल्स यानी कांच की फैक्ट्रीज बहुत अधिक होती हैं, तो वही आपको लिखना है कि द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज द फेमस फॉर द इट्स बैंगल्स, यानी जो फिरोजाबाद है वो अपनी चूड़ियों बनाने की कला पे क्या था, प्रसिद्ध था। एवरी सेकेंड फैमिली इन फिरोजाबाद इज द एंगेज इन द मेकिंग बैंगल्स, यानी फिरोजाबाद की प्रत्येक जो दूसरी फैमिली थी वो बैंगल मेकिंग्स का काम करती थी। इट इज द सेंटर ऑफ द इंडिया ग्लास इंडस्ट्री, अगर ये बात की जाए तो ये पूरे हमारे भारत की केंद्र है, मतलब ग्लास इंडस्ट्री का केंद्र है, यानी शीशे का जो निर्माण होता है वो यहीं पे होता है, तो इसीलिए क्या था फिरोजाबाद फेमस था। तो ये आपको याद रखना, आप इतना भी लिख दोगे कि फिरोजाबाद किसके लिए फेमस था, बैंगल्स के लिए। भाई बैंगल्स के लिए प्रसिद्ध है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैंगल्स भी तो बनाते होंगे, तो हाँ लिख देते हो कि एवरी सेकेंड फैमिली इज द फिरोजाबाद इंगेज्ड इन द मेकिंग बैंगल्स। ये हो गया क्वेश्चन आपके पास। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ एंड द व्हेन वाज गांधी जी रिसीव्ड द मुजफ्फरपुर स्टेशन, कि मतलब जो गांधी जी होते हैं वो मुजफ्फरपुर स्टेशन से मतलब कैसे रिसीव होते हैं, when और कब। तो अब आपको यही डिफाइन करना है कब और कैसे। तो गांधी जी अराइव्ड एट द मिडनाइट 15 अप्रैल 1970 एट मुजफ्फरपुर। यहाँ से आपको लिखना है कि मतलब ये कब हुआ, मतलब कब रिसीव्ड हुए, तो आपको ये बताना है गांधी जी मिडनाइट में, और डेट था 15 अगस्त 1917 एट मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, यानी ये इस समय आए थे। अब प्रोफेसर जेबी कृपलानी रिसीव्ड गांधी जी विद ए लार्ज बॉडी ऑफ द स्टूडेंट्स एट द स्टेशन, यानी जो प्रोफेसर जेबी कृपलानी थे वो बहुत ही अधिक मात्रा में अपने स्टूडेंट्स को लेकर गांधी जी के स्वागत के लिए, मतलब उनको लेने के लिए वहां पे क्या गए थे, स्टेशन पे गए थे। तो कैसे हुआ, तो मतलब कैसे उनको रिसीव किया गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत स्वागत करके उनको रिसीव किया गया। और कब, तो मिडनाइट 15 अगस्त, अरे सॉरी 15 अप्रैल और 1917। तो ये हो गया आपके पास इसका आंसर। बहुत ही स्मूथ आंसर है, अगर आप याद करना भी चाहो तो आप आसानी से याद कर सकते हो, बहुत ही हार्ड नहीं है। जो बच्चे सोचते हैं कि नहीं इंग्लिश में मैं फेल हो जाऊंगा, तो उनको ये सोचना ही नहीं है। बाकी आपको जो चीजें बताई जा रही है बस आप उत्तर तैयार कर लो, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। वो कहा जाता है ना कि बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता। एक है ना कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं, यानी यही समय है, फिर ये समय लौट के नहीं आएगा। तो ये नींद जो आ रही है ना उसको छोड़ दो अभी। अब आ जाइए, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ डज कॉफलस रिसीव पेडर्स इन हिज हाउस। अब यहाँ से कॉफलस दीजिए, अब उसको कैसे वो पेडर्स को रिसीव करते हैं ये आपको बताना है। एज द पेडर्स कम टू हिज कैटेज, the coffers puts the यहाँ से paradise pot on fire and gives him soup. He gives him two tobacco rolls for his pipes. Finally they play cards until bed time। मतलब यहाँ पे कैसे रिसीव किया कॉफर्स को पेडलर इन हिज हाउस, मतलब अपने हाउस में मान लीजिए कैसे उनका स्वागत किए थे। तो ये था एज द पेडलर कम्स इज द कैटेज, द कॉफर्स पुट्स द वेरियस पॉट, फिर उसके बाद अनफायर द गिफ्ट्स, मतलब उन्होंने मतलब पॉट्स मतलब बर्तन दिए, फिर उसके बाद आग जलाई, गिव हिम द सुपर्स, उन्हें क्या किया मतलब सूप दिया। फिर उसके बाद ही गिफ्ट्स द हिम टोबैको रोल्स, उन्हें टोबैको रोल्स
फॉर हिज पाइप, उनके पाइप में डाला। फाइनली दे प्ले कार्ड्स अंटिल द बेड टाइम, यानी फिर वो इसके सब कुछ देने के बाद वो उनके साथ क्या किए, कार्ड खेलते रहे तब तक जब तक उनके सोने का मतलब बेड टाइम नहीं हुआ। तो ये हो गया आपके पास इसका आंसर कि हाउ डज कॉपलर रिसीव द पैडल्स इन हिज हाउस। तो आपको इतना इसमें लिख देना है। तो ये हो गया आपके पास। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बस आप सेशंस को एंड तक देख लो, फिर आपको कोई नहीं है कि आपको यहाँ से फेल कर देगा। भाई तब पढ़ के जाओगे तो किसकी हिम्मत है फेल करने की। अब हम आ जाते हैं अपने 7 नंबर के क्वेश्चंस पे और देखते हैं कि हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो है कि व्हाई डिड चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट, यानी जो सीमापुरी के बच्चे थे वो क्यों नंगे पाँव के थे। अब इसको आपको डिफाइन करना है। तो भाई क्यों नंगे पाँव रहेंगे, तो मतलब पैसों के अभाव में ही, जब कोई मतलब वो ठंड मतलब इतने समय ऐसे मतलब सड़कों पे ऐसे तेज धूप या मान लो ठंडी में नंगे पाँव कोई रह रहा है तो ये शौक तो हो नहीं सकता, ये उसकी मजबूरी हो सकती है, पैसों की कमी हो जाती है। तो मतलब आपको रीजंस देना था, तो आप लिख सकते हो कि द लैक ऑफ मनी इज द वैलिड एक्सप्लेनेशन, यानी उनके मतलब नंगे पाँव का जो मेन रीजन था वही था कि पैसे की कमी एक मतलब बहुत ही सुटेबल एक्सप्लेनेशन था। फिर उसके बाद चिल्ड्रन लाइक द साहेब कैन नॉट अफोर्ड शूज, मतलब साहेब जैसे जो चिल्ड्रन थे वो शूज अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। फिर उसके बाद वाई साहेब गेट वेन, सॉरी यहाँ से वेन आप लिख लीजिएगा, वेन साहेब गेट ए पेयर ऑफ शूज ही वियर्स, मतलब जो साहेब था वो एक मतलब पाता है एक मतलब जोड़ी शूज एंड उसे पहनता है। वन एक्सप्लेनेशन इज दैट इज हैज बिकम ए ट्रेडिशन फॉर देम इट स्टे बेयरफुट, यानी साहब को मिलता है तो वो मतलब मान लीजिए शूज पहनता है, मान लीजिए एक पहला एक्सप्लेनेशन ये होगा कि पैसों की कमी। लेकिन देखिए जो मतलब ये बाकी जो फैमिली होती है ना, देखिए इंसान को जितना मिलेगा उतना ही इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। तो हमें कभी भी अपने लाइफ से शिकायत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आज हमें जो एफोर्ड हो रहा है, जो हमें मिल रहा है ना, वो किसी के लिए ड्रीम्स होता है। तो कभी भी आप अपनी लाइफ की अवहेलना मत कीजिएगा कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, आपके पास बहुत कुछ है। तो देखिए ये जो बच्चे नंगे पाँव थे ना, मेन रीजन की पैसे की कमी थी, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन ये भी था, ये लोग इसको एक परंपरा मान लिए थे नंगे पाँव के रहने के लिए। वही कहा गया कि एक्सप्लेनेशन इज दैट हैज बिकम ए ट्रेडिशन फॉर देम इट स्टे बेयरफुट, मतलब उनके लिए एक परंपरा बन गया था नंगे पाँव रहने की। बट द राइटर डब्स इट, बट मतलब इसके बारे में थोड़ा राइटर्स को क्या था, डब्स था। तो ये था आपके पास इसका आंसर कि वो बेयरफुट क्यों थे, सीमापुरी के जो बच्चे थे। अब आपके पास नीचे आ गया क्वेश्चन द डीप वाटर का, कि हाउ डीप मतलब वाज द पूल, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, मतलब जो मतलब इसमें हाउ डीप मतलब पूल था कितना गहरा था, और व्हाट वाज द इनसाइड द वाटर मतलब क्या हुआ अब पानी के अंदर। तो जो डगलस थे वही गए थे ना, तो डगलस वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ 9 फीट डीप वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी जो डगलस थे वो गए थे 9 फीट गहरे पानी में मतलब फर्स्ट टाइम। फिर उसके बाद 9 फीट सीम्ड टू हिम द लाई मोर देन 90 फीट, मतलब उनका जो 9 फीट की जो गहराई थी ना वो बहुत ही 90 फीट के अधिक मतलब गहरा उनको लग रहा था उनके लिए। फिर उसके बाद ही ग्रीव फ्रैंकली बिफोर ही कुड टच द बॉटम्स, मतलब वो कैसे मतलब बॉटम को टच करते हिज लंग्स वेयर अबाउट टू बर्स्ट, उनका जो हृदय मतलब सॉरी जो उनका फेफड़ा था वो क्या करता मतलब ब्रस्ट करने लगा। ही फेल्ट पैरालाइज्ड, मतलब वो खुद को अपाहिज महसूस करने लगे, पैरालाइज का मतलब ही वाज बैरिड इन द वाटर, मतलब वो वाटर में क्या हो रहे थे, दफन हो रहे थे, ऐसा उन्होंने फील किया। His breath was gone and the terror the overpower his hearts, मतलब उनका जो हृदय था वो क्या हो चुका था, बहुत ही ओवर पावर हो चुका था, मतलब शक्ति विहीन हो चुका था। तो ये सारी चीजें इनके अंतर्गत होती हैं। मतलब जो डीप वाट मतलब उसकी गहराई थी वो 99 फीट थी, लेकिन जो यहाँ से डगलस थे उनको तैरना तो आता नहीं था, तो उनको वो 90 फीट की समान लग रहा था कितना गहरा है।
फिर जब वो जैसे ही बॉटम को टच करते हैं फिर उनका मतलब जो फेफड़ा होता है, जो लंग्स होता है, वो बहुत ही ब्लास्ट कर जाता है, जिसके कारण वो खुद को अपाहिज महसूस करने लगते हैं कि उनका कुछ भी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स वर्क नहीं कर पा रहा है, उनका जो हल था वो भी क्या हो जाता है, बहुत खतरे में मतलब पड़ जाता है। तो ये चीजें उनको पानी के अंदर हुई थी और गहराई आपको बता दी गई। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि व्हाट इज द मिस एडवांटेज दैट विलियम्स डगलस स्पीक अबाउट, मतलब क्या डिसएडवांटेज थे विलियम डगलस ने किसके मतलब बारे में जो कहा था। तो अब बताइए हम कहते हैं कि विलियम डगलस क्या है। तो डगलस गोज टू द स्विमिंग पूल व्हेन नो वन एल्स इन देयर, he sit there waiting for someone to come. A slightly built boy come there and they throw him into the deep water. This is the misadvantage he speak about in the beach of narrowly escape death. मतलब जो डगलस गुप्ते मतलब वो स्विमिंग पूल के पास जाते हैं जब कोई भी नहीं रहता है, तो ही सिट देयर वेटिंग फॉर सम टू कैम, मतलब वो बैठकर किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन इस शॉर्टली ब्यूल्ड बॉय कम देयरफॉर एंड थ्रोन हिम इनटू द डीप वाटर, लेकिन एक शॉर्ट मतलब बहुत ही तगड़ा उगड़ा लड़का आता है, लेकिन वो उससे मतलब वो उसका नहीं सोच रहे होते कि वो आता है, वो मतलब ऐसा इंसान आना चाहिए था, क्योंकि वो जो आता है वो ना वो क्या करता है उनको मतलब क्या कर देता है, डीप वाटर में धक्का दे देता है, और ये इनको क्या लगता है, मिस एडवांटेज लगता है। दिस इज द मिसएडवांटेज एंड द स्पीक अबाउट, मतलब यही उनके लिए मिसएडवांटेज डिसएडवांटेज या मिसएडवांटेज लगा। और वो कहते हैं कि स्पीक द मतलब वो मौत के बहुत ही करीब थे, बाल बाल बच्चे थे, तो यही उनको डिसएडवांटेज उन्होंने कहा है कि मतलब वो जाते हैं वहां पे अकेले, उसमें कोई नहीं था, लेकिन वो जिसका इंतजार कर रहे थे वो नहीं आता है, लेकिन एक बहुत ही हेल्दी पर्सन आता है और वो क्या करता है, उनको जोर से डीप वाटर में धक्का दे देता है, और यही मिस एडवांटेज है जो कि उन्होंने इसके बारे में कहा था। और वो उन्होंने जब वो धक्का दिया तो भाई ने तैरना आना तो आता नहीं था, तो वो बाल बाल बचे थे, यानी नेवरली एस्केप द डेथ, बच गए भाई, किस्मत अच्छी थी। अब हम आ जाते हैं कि व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफेयर्ड ऑफ द वाटर, मतलब जो बचपन में उनकी इंसिडेंट हुआ था अफेयर्ड ऑफ वाटर के बारे में, वो क्या था। When Douglas was 3 or 4 years old, मतलब जब डगलस 3 या 4 वर्ष के थे, his father took him to the beach in the California, उनके जो पिता थे वो कैलिफोर्निया के बीच में उन्हें क्या गए थे, लेके गए थे। While he was standing in the surf, a strong wave knocked him down and he was word in the waters, मतलब his breath was gone and he was much frightened, though his father was holding him. Thus he developed an aversion to the waters. यानी जब वो 3 या 4 साल के थे तो भाई उन्हें उनके पिता कैलिफोर्निया के बीच पे लेके गए थे और वो बीच पे किनारे पे खड़े हो जाते हैं, तो उस समय उन्हें कहाँ ही तैरना वरना आता था, तो मतलब इसीलिए वो क्या थे, मतलब उनका फियर भी दिखाया जाता है जल के प्रति इस समय, यानी देखा जाता है ही वाज द ब्रीथ एंड द गोल्ड, ही वाज द मच अटेंड एंड दैट हिज फादर वाज होल्डिंग, उनके उनके जो पिता थे उन्हें बहुत मतलब के पकड़ के रखते हैं डबल एंड वाटर्स द वेटर्स के लिए, एवर्जेंस के लिए। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चंस पे कि फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर्स गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड ब्रिंग्स ए रताप। अब यहाँ से आपको ये बताना है फ्रॉम द पेडलर्स के बारे में, तो यहाँ से आप बताएंगे ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वंडरिंग ही वॉज थिंकिंग ऑफ हिज रताप, सडनली he was struck by the ideas that whole about him was nothing but a big रत्रा। मतलब इसमें कहने का मतलब है कि वो पेड्रस क्या कह रहे थे, तो रत्ता का मतलब होता है कि क्या यहाँ से पिंजड़ा, मतलब वो उनको पूरा जो संसार होता है ना वो एक पिंजड़े के समान ही लगता है, यही वहां पे उन्होंने मतलब कहा गया है ब्रिंग आउट। तो उन्होंने लास्ट में अपनी आइडिया यही बताई कि मतलब वो जो भी मतलब एक चूहेदानी होती है ना, जिसमें मतलब चूहे का पिंजड़ा ऐसे उसमें वो चूहों को रखा जाता है, लेकिन जब वो बाद में पूरे सोचते हैं ना तो उनको आइडिया ये निकलती है कि जो पूरा संसार है वो एक पिंजड़े के समान ही है, तो वही जो है पेड्रट उनकी आइडिया थी रत्ताप में, यानी
यानी पिजड़ा। तो ये थे आपके पास इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो अगर आपने इसे अच्छे से देखा होगा तो आपके एग्जाम से वो बहुत हेल्प मिलेगी। शायद इसी में से आपको कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाए, तो प्लीज एक बार इसे और भी देख के रिवाइज खुद से कर लीजिएगा, ताकि आपको पूरे अच्छे से ये तैयार हो जाए और आप यहाँ से, मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है हिंदी में, सिर्फ आप लॉन्ग क्वेश्चन भी कर सकते हो। और शॉर्ट आता है तो देखिए लॉन्ग अकेले 7 का आता है, शॉर्ट 2 आता है, 2 लिखना होता है उसमें से। 8 7 आप यहाँ से 13 नंबर यहाँ से आसानी से 8 और 7 नंबर का जो है ना 15 नंबर आप आसानी से यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। तो आई होप अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी हो सके हेल्प। और इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। तो ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव। बस अपने एग्जाम में पढ़ते रहिए दोस्तों, ताकि जब रिजल्ट्स आए ना तो आपको कोई भी मतलब ये काश वर्ड ना आए कि काश हम उस टाइम पढ़ लिए होते। बस इस समय जितनी मेहनत करनी है कर लीजिएगा। एक बार फिर से वो लाइन कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, ये इस समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं। तो इसी के साथ करते हैं सेशंस का एंड। और ऑलवेज बी हैप्पी एंड पॉजिटिव।